21 अगस्त 1978 की सुबह दिल्ली के कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में एक जख्मी शख्स दाखिल होता है। उम्र 40 साल, नाम सुरेश। सुरेश पुलिस को किडनैपिंग की एक ऐसी कहानी सुनाता है जो आगे चलकर पूरे देश की राजनीति में भूचाल ले आती है और भारत की पॉलिटिकल डिक्शनरी में हमेशा हमेशा के लिए एक शब्द की जगह बन गई, सेक्स स्कैंडल। और स्कैंडल भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा स्कैंडल जो एक नेता का करियर और प्रधानमंत्री बनने का सपना खा गया। सुरेश ने आखिर पुलिस से ऐसा क्या कहा था? सुरेश ने पुलिस को बताया कि 20 अगस्त की शाम को वो अपनी मर्सिडीज से जा रहा था। साथ में एक दोस्त भी थी जिसका नाम था सुषमा। मर्सिडीज निगम बोध घाट के पास से गुजर रही थी कि दो टैक्सियों ने गाड़ी का रास्ता रोक लिया। वो कुछ कर पाता इससे पहले ही दोनों टैक्सियों से तकरीबन 10 हथियारबंद लोग उतरे और उन दोनों को अगवा कर लिया। इसके बाद वजीराबाद ब्रिज से होते हुए उन्हें लोनी गांव ले जाया गया, जहां उन्हें एक स्कूल की बिल्डिंग में बंद कर दिया गया। यहां पहली बार किडनैपर्स में से एक शख्स ने अपनी पहचान जाहिर की, ओमपाल सिंह। ओमपाल ने सुरेश के सामने 3 बड़ी अजीबोगरीब मांगे रखी। एक कागज पर उस वक्त के पेट्रोलियम मिनिस्टर एचएन बहुगुणा के नाम खत लिखो। दूसरे कागज पर सुरेश और सुषमा एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं। तीसरे कागज को कोरा ही रहना था, बस उस पर सुरेश को दस्तखत करने थे। सुरेश के मुताबिक जब उसने इनकार किया तो उसे बेहोशी की हालत तक पीटा गया। होश आने पर उसे बताया गया कि उसकी दोस्त के साथ उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली गई हैं और फिर रात के 3 बजे के आसपास दोनों को छोड़ दिया गया। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि पहली नजर में किडनैपिंग लगने वाला ये मामला इतना पेचीदा हो जाएगा कि 4 दशक बीतने के बाद भी उसकी सारी परतें नहीं खुल पाईं और रह गई सिर्फ थ्योरीज। आजीवन साफ छवि के नेता माने गए बाबू जगजीवन राम का करियर कैसे उनके बेटे से जुड़े सेक्स स्कैंडल के चलते चौपट हुआ, उसकी कहानी आप में से कई लोग जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी के अलावा इस कहानी के सूत्रधार कौन थे? बिहार से जनता दल के कद्दावर नेता केसी त्यागी का नाम आखिर इस मामले से कैसे जुड़ा और बाबू जगजीवन राम ने इस अपमान से बचने के लिए किस किस दरवाजे पर गुहार लगाई थी और चौधरी चरण सिंह का इस पूरे खेल में क्या रोल था? आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव और ये किस्सा है देश के सबसे मशहूर सेक्स स्कैंडल का। किस्सा शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब आते हैं अपने किस्से पर। यहाँ सबसे पहले आपका 1970 के दशक के आखिरी सालों की राजनीति को समझना जरूरी है। आपातकाल के खत्म होने के 1 महीना पहले ही बाबू जगजीवन राम ने 2 फरवरी 1977 को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर इंदिरा गांधी को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसे नाम दिया गया कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। हालांकि इस्तीफा देने से पहले ही बाबू जगजीवन राम की जयप्रकाश नारायण से टेलीफोन पर बात हो चुकी थी और उन्होंने जगजीवन राम को भरोसा दिया कि जनता पार्टी उनका स्वागत बाहें खोलकर करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उस वक्त बाबू जगजीवन राम एक कद्दावर नेता हुआ करते थे और उन्हें लग रहा था कि अगर जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे। खैर 1977 में देश में लोकसभा चुनाव हुए और जनता पार्टी ने 542 में से 298 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के खाते में आई सिर्फ 154 सीटें। इसके बाद शुरू हुआ कुर्सी का खेल। देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक तरफ जनता पार्टी सरकार में सबसे ज्यादा 93 सीटें जीतने वाले भारतीय जनसंघ ने प्रधानमंत्री के तौर पर बाबू जगजीवन राम का नाम आगे बढ़ाया, उधर मोरारजी देसाई ने भी पीएम पद के लिए अपना नाम आगे कर दिया। तीसरी चाल भारतीय लोक दल ने चली जिसने 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसकी तरफ से चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी। अब पार्टी में 3 पावर सेंटर बन चुके थे। ऐसे में जेपी को फैसला लेने के लिए कहा गया।
जनार्दन ठाकुर की किताब ऑल द जनता मैन में इस किस्से को बयां किया गया है। किताब के मुताबिक जेपी व्हीलचेयर पर आए और उन्होंने कहा कि संविधान में 2 प्रधानमंत्री बनाने का प्रावधान नहीं है। ये बोलते हुए जेपी भावुक हो गए और चश्मा उतारकर आंसू पोंछते हुए उन्होंने मोरारजी देसाई का नाम पीएम के तौर पर घोषित कर दिया। किताब के मुताबिक जगजीवन राम इस फैसले से तिलमिला उठे। उन्होंने इसे विश्वासघात बताया। जेपी ने उन्हें शांत करने के लिए कहलवाया कि वो जो भी मंत्रालय चाहेंगे उन्हें मिल जाएगा। खैर, नाराजगी दूर हुई और बाबू जगजीवन राम को मोरारजी सरकार में डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। हालांकि नीरजा की किताब में पीएम के चुनाव की घटना को थोड़ा और विस्तार से बताया गया है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब के मुताबिक प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका डिसीजन सिर्फ जेपी के हाथ में नहीं था। इस फैसले में जेबी कृपलानी भी शामिल थे। कृपलानी भी बाबू जगजीवन राम की तरह ही एक बड़े कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने इमरजेंसी के विरोध में कांग्रेस छोड़ किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। किताब के मुताबिक महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी बाद में बताते हैं कि जनता पार्टी को टूट से बचाने के लिए मोरारजी देसाई का नाम आगे किया गया। जगजीवन राम के खिलाफ उस वक्त 2 चीजें थी। पहली, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तब जगजीवन राम इंदिरा गांधी के साथ थे और उन्होंने ही पार्लियामेंट में इमरजेंसी का रेजोल्यूशन पास किया था। दूसरा, वो इमरजेंसी के बाद भी इंदिरा गांधी के साथ लंबे वक्त तक बने रहे। हालांकि जगजीवन राम ने इस फैसले को अलग नजर से देखा। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा कि एक कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। असल में बाबू जगजीवन राम अपनी जाति को लेकर ये बयान दे रहे थे। खैर, पीएम बनने की टीस उनके मन में ही रह गई। इसी दौरान उनके बेटे रमेश का सेक्स स्कैंडल भी सामने आया। ये सेक्स स्कैंडल बाहर कैसे आया, इसको लेकर भी 3 थ्योरीज थी। पहली थ्योरी उनके बेटे रमेश राम की थी, जिसमें उसने अपने किडनैप की रिपोर्ट दर्ज करवाई और किडनैपरों द्वारा उसकी आपत्तिजनक फोटोज खींचने की बात कही। दूसरी थ्योरी का जिक्र नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में करती हैं। 21 अगस्त 1978 को बाहरी दिल्ली के मोहन नगर एरिया में मोहन मिकिन प्लांट के गेट के सामने एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक मर्सिडीज कार ने एक शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस कार में 2 लोग सवार थे, एक लड़का और एक लड़की। एक्सीडेंट के बाद उस लड़के ने गाड़ी मोहन मिकिन प्लांट के अंदर दौड़ा दी। जिन लोगों को नहीं पता तो बता दें कि मोहन मिकिन ग्रुप ओल्ड मॉन्क रम का मैन्युफैक्चरर है। खैर, चौकीदार ने प्लांट के मैनेजर अनिल बाली को इसकी सूचना दी कि एक कार एक्सीडेंट कर प्लांट में घुसी है। अनिल ने मर्सिडीज से उतरते लड़के को झट से पहचान लिया। वो लड़का कोई और नहीं, वो था बाबू जगजीवन राम का बेटा सुरेश राम, जिसके साथ कार में उसकी गर्लफ्रेंड सुषमा मौजूद थी। किताब के मुताबिक अनिल जब सुरेश को फैक्ट्री के अंदर लेकर जाते हैं तो वो बताता है कि ओमपाल सिंह और केसी त्यागी कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी कार का पीछा कर रहे थे। नीरजा अपनी किताब में लिखती हैं कि सुरेश राम की गर्लफ्रेंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। सुरेश जब भी उसके साथ अंतरंग पलों में होता था तो वो अपने पोलराइड कैमरा से उन पलों की तस्वीरें खींचता था। ये एक ऐसा कैमरा था जिसमें से तस्वीर उसी वक्त बनकर बाहर आ जाती थी। सुरेश ने अपनी रिपोर्ट में जिस किडनैपर ओमपाल सिंह का जिक्र किया है, उसके बारे में नीरजा लिखती हैं कि ओमपाल को पता था कि सुरेश अपनी कार के ग्लव्स बॉक्स में वो तस्वीरें रखता था। ऐसे में सुरेश की कार से वो तस्वीरें चुरा ली गईं। इस घटना की तीसरी थ्योरी भी है। 23 अगस्त 1978 को चौधरी चरण सिंह खेमे के नेता राजनारायण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि ये फोटोज उन्हें मिली कहां से, तो वो कहते हैं कि ये फोटोज ओमपाल के हाथ लगी। ओमपाल सुरेश से सिगरेट मांगता है और जैसे ही सुरेश जेब से सिगरेट का पैकेट निकालता है, उसकी जेब से तस्वीरें नीचे गिर जाती हैं। ओमपाल उन्हें उठा लेता है और सुरेश राम द्वारा पैसों का लालच देने पर भी उसने कोई समझौता नहीं किया और सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आया। खैर, इसमें से कौन सा वर्जन सही था ये कभी पता नहीं चला, लेकिन एक बात जो सबके सामने थी वो थी बाबू जगजीवन राम के बेटे की आपत्तिजनक हालत में तस्वीरें, और अगर ये तस्वीरें बाहर आ जाती तो उनका राजनीतिक करियर तबाह हो जाता।
लेकिन जिस लड़की के साथ सुरेश राम का अफेयर था, वो लड़की आखिर थी कौन? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुषमा मेरठ की रहने वाली थी और जिस सत्यावती कॉलेज में वो पढ़ती थी, उसका भाई वहीं पर चपड़ासी था। अपने चाचा के यहाँ पुरानी दिल्ली के अपर बेला रोड पर रहने वाली सुषमा के पड़ोसी बताते कि अक्सर देर रात घर के बाहर एक लंबी गाड़ी आकर रुकती थी। उसने कॉलेज जाना कम कर दिया था और उसके कॉलेज के दोस्तों ने बताया कि सुषमा अब गृह मंत्रालय में काम करती है। खैर, बाबू जगजीवन राम ने उन फोटोज को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि किसी तरह उनका राजनीतिक करियर बच जाए। ओमपाल के हाथ लगभग 40 तस्वीरें लगी थी जो उसने राजनारायण को सौंप दी। राजनारायण वही नेता थे जिन्होंने इंदिरा के खिलाफ 1971 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और बाद में चुनावों में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल को लेकर इंदिरा के खिलाफ एक केस भी दर्ज करवाया, जिसका फैसला इंदिरा के खिलाफ आया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें पीएम पद छोड़ने का आदेश दिया और 6 साल के लिए राजनीति से बैन कर दिया। यही वो केस था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। राजनारायण का एक और परिचय भी था। वो चौधरी चरण सिंह के खास थे या कहें उनके शागिर्द थे। राजनारायण को मोरारजी देसाई सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन चौधरी चरण सिंह के इस्तीफे के साथ उन्होंने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम उस वक्त एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी थे और राजनारायण चौधरी चरण सिंह के खास थे। खैर, अब तस्वीरें राजनारायण के हाथ में आ चुकी थी। नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं कि बाबू जगजीवन राम को जैसे ही ये पता चला तो उसी रात दोनों के बीच एक मीटिंग फिक्स हुई। ये मीटिंग एक बिजनेसमैन कपिल मोहन के घर रखी गई। कपिल मोहन बाबू जगजीवन राम से लेकर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई सबके खास थे। खैर, कपिल मोहन के घर पर राजनारायण और जगजीवन राम की मुलाकात हुई। ये मुलाकात रात 11:15 बजे तक चली, जिसमें 20 मिनट उन दोनों की अकेले में भी बात हुई। जगजीवन राम ने राजनारायण से कहा कि इन तस्वीरों के बदले मैं आपको कुछ भी देने को तैयार हूं, चाहे पैसा हो या फिर किसी राज्य के सीएम का पद। जगजीवन राम ने कहा कि वो पीएम बनने वाले हैं, किसी को मंत्री बनाना हो तो बताइए, लेकिन राजनारायण नहीं पिघले और दोनों में किसी तरह की कोई डील नहीं हुई। इसके बाद राजनारायण ने कुछ फोटोज कपिल मोहन को दी और कुछ अपने पास रख ली। उसी रात 12:30 बजे कपिल ने अपने भतीजे अनिल बाली को बुलाया और कहा कि इन फोटोज को संजय गांधी के पास ले जाओ। रात 1 बजे अनिल इंदिरा गांधी के घर पहुंचता है। संजय गांधी को जगाया जाता है और उसके बाद वो फोटो संजय गांधी को थमा देता है। संजय गांधी फोटोज लेकर अंदर चले जाते हैं और अपनी मां इंदिरा गांधी को जगाते हैं। इंदिरा बाहर आकर पूछती हैं कि इन तस्वीरों के बारे में कौन कौन जानता है। अनिल बताते हैं ओमपाल सिंह और केसी त्यागी, जिसके बाद संजय अनिल से कहते हैं कि उन दोनों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ और इस तरह बाबू जगजीवन राम की दुखती नस अब गांधी परिवार के हाथ भी लग चुकी थी। नीरजा चौधरी की किताब के मुताबिक 22 अगस्त की सुबह 9 बजे बाबू जगजीवन राम पुराने कांग्रेसी नेता और जनता पार्टी के सांसद कृष्णकांत को फोन करते हैं और उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। कृष्णकांत जगजीवन राम के घर 6 कृष्ण मेनन मार्ग पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही जगजीवन राम कमरे में बैठे सभी लोगों से जाने के लिए कहते हैं। अकेले में बाबू जगजीवन राम अपनी गांधी टोपी उतारकर कृष्णकांत के पैरों में रख देते हैं और कहते हैं कि अब मेरी इज्जत सिर्फ आपके हाथ में है। जिसके बाद बाबू जगजीवन राम ने सुरेश राम का पूरा किस्सा कृष्णकांत को बताया। बाबू जगजीवन राम की हालत देख कृष्णकांत उनकी मदद करने का भरोसा दिलाते हैं, जिसके बाद वो सारे मीडिया को मैनेज करते हैं, क्योंकि तब तक सभी मीडिया हाउसेज में सुरेश की अंतरंग तस्वीरें पहुंच चुकी थी। हालांकि सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ने ही इस पर लेख छापा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। इधर बाबू जगजीवन राम नेताओं के सामने हाथ जोड़ रहे थे और दूसरी तरफ उनके बेटे की कंप्लेंट पर
पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। इस कार्रवाई की पहली खबर छपती है यूएनआई में, यानी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया में, जिसमें लिखा गया कि पुलिस ने चौधरी चरण सिंह गुट का हिस्सा रहे एबीकेएस यानी अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के साउथ एवेन्यू स्थित ऑफिस में रेड मारी है। एबीकेएस के जनरल सेक्रेटरी मनीराम बाघरी के मुताबिक पुलिस कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स की तलाश में थी, जो सुरेश राम की कंप्लेंट पर तलाशी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ओमपाल और केसी त्यागी को गिरफ्तार कर ले जाती है। लेकिन जिन तस्वीरों की तलाश पुलिस को थी, वो तस्वीरें इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर वीरेंद्र कपूर के हाथ लग चुकी थी। एक्सप्रेस न्यूज सर्विस ने इसे छाप दिया और 22 अगस्त के उनके अहमदाबाद एडिशन की हेडलाइन थी, एक वीवीआईपी का बेटा सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व। हालांकि इस खबर में किसी तरह की कोई तस्वीर नहीं छापी गई थी। इस घटना के बाद राजनारायण भी कहां चुप बैठने वाले थे। इंडिया टुडे की 1978 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 अगस्त को राजनारायण इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पत्रकारों को इस मामले में हुई गिरफ्तारियों का विरोध करने के लिए भी कहते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से पुलिस जबरन एबीकेएस का ऑफिस संभालने वाले ओमपाल सिंह और युवा जनता के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी को गिरफ्तार कर ले जाती है। राजनारायण, जो हमेशा रामायण की बात करने के लिए जाने जाते थे, वो इन तस्वीरों का बखान करते हुए कामसूत्रा पर पहुंच जाते हैं। उनके मुताबिक ये तस्वीरें सुरेश राम के दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सुषमा के साथ सहमति से संभोग करने की थी। इस मामले के बाहर आने के बाद जनता पार्टी में भी दरार बढ़नी शुरू हो गई। चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल ने जगजीवन राम के इस्तीफे की मांग कर दी। दूसरी तरफ मोरारजी देसाई भी अपनी सरकार बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, इसलिए वो भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे थे। इस पूरे मामले में आग में घी का काम किया सूर्या मैगजीन ने। इस मैगजीन ने अपने अक्टूबर अंक में 2 पेज की एक रिपोर्ट छापी, जिसका कवर था द रियल स्टोरी, जिसमें सुरेश और सुषमा की उन सभी नग्न तस्वीरों को छाप दिया गया जिसे किसी भी मीडिया हाउस ने अभी तक नहीं छापा था। इस मैगजीन की मालिक थी इंदिरा गांधी की बहू और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी। एक और बड़ा नाम इस मैगजीन से जुड़ा था और वो थे खुशवंत सिंह, जो इस मैगजीन के कंसल्टिंग एडिटर थे। खुशवंत सिंह अपनी बायोग्राफी ट्रुथ, लव एंड लिटिल मेलिस में लिखते हैं कि दोपहर को मेरे पास एक लिफाफा आया, उसमें सुरेश राम और उसकी प्रेमिका की आपत्तिजनक तस्वीरें थी। उसी शाम बाबू जगजीवन राम का एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा कि अगर ये तस्वीरें सूर्या मैगजीन या नेशनल हेराल्ड में नहीं छापी जाती हैं तो बाबू जगजीवन राम इंदिरा गांधी की पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। खुशवंत सिंह बताते हैं कि मैं ये संदेश लेकर इंदिरा गांधी के पास गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे उस आदमी पर जरा सा भी यकीन नहीं है, उसे कहो पहले पार्टी ज्वाइन करे, फिर मैं इन तस्वीरों को छपने से रोकूंगी। हालांकि इंदिरा ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो तस्वीरें सूर्या मैगजीन में छप गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि सूर्या मैगजीन में जो छपा वो महज रमेश राम और सुषमा की आपत्तिजनक तस्वीरें ही नहीं थी। मैगजीन ने इसे हनी ट्रैप का मामला बताया और लिखा कि सुरेश राम ने डिफेंस सीक्रेट्स लीक किए हैं। इंडिया टुडे मैगजीन के मुताबिक सूर्या मैगजीन ने अपने आर्टिकल में छापा था कि 1623 करोड़ रुपए की जैगुआर एयरक्राफ्ट डील पर मुहर लगाने के लिए डिफेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम को रिश्वत दी गई थी और ये रिश्वत एक आर्म्स डीलर एसपी छिब्बर द्वारा उनके बेटे सुरेश राम के जरिए दी गई। ये जो एसपी छिब्बर है, इसे सूर्या मैगजीन द्वारा ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी का इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बताया गया। ब्रिटिश एरोस्पेस असल में उस एंग्लो फ्रेंच कंपनी का ही काउंटर पार्ट थी जो जैगुआर बनाती थी। सूर्या मैगजीन में एक लेटर भी छापा गया जिस पर तारीख थी 20 दिसंबर 1977। ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जारी किया गया था, जिसमें ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जेबी हिल को एसपी छिब्बर को कंपनी का भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनाने की सिफारिश की गई थी। इस लेटर के नीचे साइन थे तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम के। हालांकि बाद में जीबी हिल से लेकर बाबू जगजीवन राम ने इस लेटर को नकली बताया था और कहा था इसमें उनके सिग्नेचर जाली हैं।
हालांकि ये बात क्लियर थी कि एसपी छिब्बर एक आर्म्स डीलर ही था और वो काफी लो प्रोफाइल रहता था। पाकिस्तान के साथ 65 की जंग से लेकर 1971 की बांग्लादेश वॉर के दौरान उसने मिडलमैन के तौर पर भारत के लिए डिफेंस डील्स करवाई थी और इंडिया टुडे के मुताबिक छिब्बर ने इस बात से भी इनकार नहीं किया था कि वो जैगुआर डील का हिस्सा नहीं था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एसपी छिब्बर का बाबू जगजीवन राम के बेटे के साथ क्या लेना देना था। इस घटना के तार जुड़ते हैं उस एक्सीडेंट से जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में पहले बताया था। असल में जिस मर्सिडीज कार BRP 651 में सुरेश राम और उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, वो कार बिहार के पटना में एसपी छिब्बर के नाम पर रजिस्टर्ड थी और ऐसी अफवाहें थी कि उस कार में से कुछ पेपर्स बरामद हुए थे जो जैगुआर डील से जुड़े हुए थे। मैगजीन में सुषमा को इंटरनेशनल जासूसों के हाथ की कठपुतली बताया गया और ये भी लिखा गया कि चाइनीज एम्बेसी को डिफेंस सीक्रेट लीक किए गए हैं, जबकि इसका कोई भी सबूत मैगजीन के पास नहीं था। यह खबर इतनी बड़ी थी कि अलाइड पब्लिशर्स जो सूर्या मैगजीन छापते थे, उन्होंने इसे छापने से भी मना कर दिया, जिसके चलते संजय गांधी को राकेश प्रेस से इसे छपवाना पड़ा। इस मैगजीन की उस वक्त 1,20,000 कॉपियां छापी गई थी। इंडिया टुडे के अक्टूबर 1978 के अंक के मुताबिक इस मैगजीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेगुलर चैनल का इस्तेमाल ना कर इसे सीधे मार्केट में स्टॉल्स पर बेचा गया। इस पूरे ऑपरेशन को संजय गांधी ने अंजाम दिया था। उन्हें डर था कि कहीं इस मैगजीन को बाबू जगजीवन राम के सहयोगी जब्त ना कर ले। मैगजीन का ये अंक इतना हिट हुआ कि इसकी कॉपियां ब्लैक में खरीदी जा रही थी। ये एक तरह से राजनीतिक बदले की भावना से किया गया काम था। उधर सूर्या मैगजीन में खबर छपने के बाद देश के बाकी अखबारों ने भी इस सेक्स स्कैंडल से जुड़ी खबरों को चटखारे लेकर परोसना शुरू कर दिया, जिससे बाबू जगजीवन राम की छवि को काफी धक्का लगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बाबू जगजीवन राम को नीचे गिराने की साजिश में चौधरी चरण सिंह, राजनारायण और इंदिरा गांधी तीनों शामिल थे। इस पूरे स्कैंडल को उजागर करने का सबसे बड़ा कारण बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोकना था, क्योंकि इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम से उनके विश्वासघात का बदला लेना चाहती थी और दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच सिर्फ एक शख्स खड़ा था और वो थे बाबू जगजीवन राम। 1978 की शुरुआत में ही जनता पार्टी में कलह शुरू हो चुका था। बाबू जगजीवन राम को लग रहा था कि अगर मोरारजी देसाई पीएम की चेयर से स्टेप डाउन करते हैं तो उनके पास जनता पार्टी के ज्यादातर सांसदों का समर्थन है और वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। यही कारण था कि उन्होंने राजनारायण से हुई मीटिंग में भी कहा था कि वो पीएम बनने वाले हैं। ऐसे में इस स्कैंडल को उजागर करने में चौधरी चरण सिंह, राजनारायण और इंदिरा गांधी तीनों शामिल थे, क्योंकि 15 जुलाई 1978 को जब मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने जनता पार्टी को बाहर से समर्थन देकर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया, जबकि बाबू जगजीवन राम के पास ज्यादातर एमपीज का सपोर्ट था। यहां पर भी इंदिरा और चरण सिंह की मिलीभगत साफ दिखती है, लेकिन चरण सिंह की सरकार भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि जब सदन में बहुमत साबित करने की बारी आई तो कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई। लेकिन अब भी बाबू जगजीवन राम के पास प्रधानमंत्री बनने का एक मौका था, जिनके पास 205 एमपीज का सपोर्ट था। उन्हें चाहिए थे तो सिर्फ 65 वोट, जो वो आसानी से जुटा लेते। लेकिन यहां भी किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया, क्योंकि राष्ट्रपति एम संजीवा रेड्डी ने उन्हें सरकार बनाने का मौका ही नहीं दिया और मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी। जगजीवन राम के मुताबिक संजीवा रेड्डी शायद उनसे 10 साल पहले का बदला ले रहे थे, जब उन्होंने संजीवा रेड्डी के राष्ट्रपति बनने का विरोध किया था। जगजीवन राम की आंसुओं से भरी ये तस्वीर शायद उनका दुख बयां करने के लिए काफी है। खैर, सेक्स स्कैंडल के बाद बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश ने सुषमा से दूसरी शादी कर ली और फिर 46 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। सुरेश राम की मौत के बाद सुषमा ने बाबू जगजीवन राम के परिवार से किनारा कर लिया। सुषमा ने इस अलगाव की वजह अपने साथ किया गया दुर्व्यवहार बताया था।
बाद में सुषमा ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस चीफ एसएन सरसोनिया के साथ मिलकर अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा इंडियन डेमोक्रेटिक कांग्रेस। सुषमा ने दावा किया कि उसके पास बाबू जगजीवन राम के आधे से ज्यादा सपोर्टर्स का साथ है। बाबू जगजीवन राम ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी और उसी चुप्पी के साथ 1986 में बाबू जगजीवन राम भी पीएम बनने का सपना लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसे नियति का खेल ही कहेंगे कि जिस हनी ट्रैप की बात मेनका गांधी की मैगजीन ने आज से 40 साल पहले बाबू जगजीवन राम के बेटे के लिए कही थी, 2016 में वैसे ही हनी ट्रैप से जुड़ी खबरों ने उनके बेटे वरुण गांधी के राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाया। साल 2016 में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने एक न्यूयॉर्क बेस्ड लॉयर एडमंड्स एलन द्वारा पीएमओ को लिखा एक लेटर मीडिया को दिखाया, जिसमें यह दावा किया गया था कि अभिषेक वर्मा नाम के एक शख्स ने वरुण गांधी को हनी ट्रैप में फंसाया और उनसे डिफेंस से जुड़े मामलों की अहम जानकारियां इकट्ठा की। वरुण गांधी उस वक्त पार्लियामेंट की डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर थे। रही बात अभिषेक वर्मा की, तो वो एक आर्म्स डीलर कंपनी का पार्टनर रह चुका था और उस पर पहले से ही डिफेंस सीक्रेट लीक करने का मामला चल रहा था। ये मामला 2006 के नेवल वॉर रूम लीक केस से जुड़ा हुआ था। हालांकि वरुण गांधी ने इन एलिगेशंस को सिरे से नकार दिया था। वरुण गांधी ने कहा था कि जो भी डिफेंस कमेटी के बारे में जानते होंगे उन्हें पता है कि इस कमेटी में मेंबर्स को डिफेंस से जुड़ी किसी भी तरह की सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। और रही बात अभिषेक वर्मा की, तो वरुण ने कहा था कि अभिषेक वर्मा एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स राज्यसभा एमपीज थे। इसी नाते मैं उसे जानता था और अभिषेक वर्मा से मेरी आखिरी मुलाकात पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों में लंदन में हुई थी, जब मेरी उम्र 22 साल थी और अब मैं 37 साल का हो गया हूं। वरुण ने तब ये मामला उजागर करने वालों पर डेफेमेशन का केस फाइल करने की बात भी कही थी। हालांकि जो लेटर पीएमओ को लिखा गया था उसमें सिर्फ वरुण गांधी की ही बात नहीं थी, उसमें कई रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स की भी डिटेल दी गई थी, जिन्होंने इंडियन नेवी और उसकी स्कॉर्पियन सबमरीन से जुड़े टॉप सीक्रेट्स अभिषेक वर्मा के साथ शेयर किए थे। खैर, लेटर आया और चला गया और सरकार द्वारा इस लेटर पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस एक कंट्रोवर्सी ने वरुण को वैसे ही बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था जैसे 1978 में बाबू जगजीवन राम को। तो ये था देश के सबसे मशहूर सेक्स स्कैंडल से जुड़ा पूरा किस्सा, जिसने बाबू जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें बताइए कि आप और किस मामले पर किस्सा सुनना चाहते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।